हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारी जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है उसमें आज आपकी 12वीं क्लास है, यानी कि हम 7 से 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये आपका अगला टॉपिक है। लास्ट हमने ये है आपका बहते हुए जल के कार्य, यानी कि नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होती हैं वो हैं इनको पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपको ये क्लासें यूज़फुल लग रही हों या उपयोगी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आज की जो क्लास है अपनी बहते हुए जल के कार्य या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी निम्न में से निर्मित हुई है। देखो, नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति हैं उसमें सबसे पहले वी आकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। जैसे जैसे नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इस प्रकार से कटाव करते हुए पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार अपनी घाटी को गहरी करती है और इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है, जैसे अपन वी आकार की आकृति कहते हैं या घाटी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के वी शेप के बराबर है। जैसे अंग्रेजी का वी होता है उसी प्रकार ये वी आकृति है, इसलिए इसको अपन वी आकृति कहते हैं। वी आकार की घाटी कहते हैं। और जब यह घाटी चौड़ी हो जाती है यानी इसका विस्तार हो जाता है तो इसे हम गोर्ज या कैनियन भी कहते हैं। इसका विस्तार जब होगा, वी आकार की घाटी का विस्तार हो जाता है तो उसे गोर्ज या कैनियन कहते हैं। वी आकार की घाटी थोड़ी और गहरी होती है तो उसे गोर्ज, और जब गोर्ज का भी विस्तार हो जाता है तो उसे अपन कैनियन कहते हैं। ठीक है, ये है वी आकारी घाटी के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि निम्न में से निर्मित हुई, यानी इनमें से किससे निर्मित हुई है। हिमनदी अपर्दन की प्रौढ़ावस्था में। देखो, हिमनदी अपर्दन में जब घाटी वो अपनी घाटी को गहरा करती है तो वहाँ पे बनती है यू आकार की घाटी, क्योंकि उसकी आकृति अंग्रेजी के यू के समान होती है तो वो बनती है यू आकार की घाटी। नदी अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था। देखो, जीर्णावस्था जो होती है नदी अपर्दन की वो होती है मैदानों में, और मैदानों में किसी घाटी का निर्माण नहीं होता है। वहाँ पे तो अपने तलछट को या अपने साथ जो अपशिष्ट बहा कर ले जाती है उसको नदी जमा करती है, तो वहाँ पे तो जीर्णावस्था में तो निर्माण होता है डेल्टा का निर्माण करती है नदी। नदी अपर्दन चक्र की तरुणावस्था में। देखो, नदी अपर्दन की हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, तरुणावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो तरुणावस्था में नदी पर्वतीय क्षेत्रों में अपने अपर्दन कार्य करती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही निर्माण होता है वी आकार की घाटियों का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नदी अपर्दन चक्र की तरुणावस्था में निर्माण होता है किसका, वी आकार की घाटी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी अपर्दन चक्र के दौरान किस विकसित भूआकृतियों का सही अनुक्रम है। यानी कि नदी जब अपर्दन अपना करती है, अपर्दन स्टार्ट करती है तो उसके में सबसे पहले किस भूआकृति का निर्माण होता है या किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो हमें एक क्रम से देखना है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद किसका होता है। तो देखो, क्षिप्रिका, जलप्रपात, जलोढ़ और संप्राय मैदान। देखो, क्षिप्रिका क्या होती है, जैसे ये नदी ढाल है यानी पर्वतीय ढाल है ये, और इससे नदी नीचे उतर रही है तो रास्ते में एक कठोर चट्टानें आती हैं, यानी कि मुलायम चट्टानों को तो नदी का जो जल होता है आसानी से काट देता है, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो नहीं कट पाती हैं। जैसे यहाँ पे है कठोर चट्टान, ये है कठोर चट्टान, ठीक है, इसका कटाव नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे
ये नदी का जल ऐसे ऐसे उछलेगा, फिर यहाँ पे आके फिर उसी अपने बहाव में बहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है नदी ऊपर से आ रही है, रास्ते में कठोर चट्टानें मिली, कठोर चट्टानें मिलने पर उसको जब तक उसका कटाव नहीं होगा एक तरह से वहाँ पे पानी उछल के या एक झरने टाइप में नीचे आएगा, तो इस जगह को अपन कहेंगे क्षिप्रिका। इस जगह को कहेंगे क्षिप्रिका। जहाँ पे जल उछल उछल कर निकलता है या पर्वतीय क्षेत्रों से जल उछल उछल के आगे बढ़ता है, तो उस स्थान को कहते हैं अपन क्षिप्रिका। आगे चलते हैं जलप्रपात। और जब नदी का जल पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरता है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आएगा, तो एक जैसे यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे सीधा सपाट पर्वत है, यहाँ से जल गिरेगा सीधे मैदानी क्षेत्र में। यदि जल गिरेगा तो उस स्थान को अपन कहेंगे जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद बनेगा जलप्रपात। फिर जलोढ़ की यदि बात करें, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तो अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है, तो बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको पर्वत पदीय क्षेत्रों में ही जमा कर देती है, पर्वत पदीय क्षेत्रों में जमा कर देती है। उस स्थान को अपन कहते हैं जलोढ़। और जलोढ़ के बाद जब नदी बाहर निकलती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो अपने साथ जो मिट्टी, बड़े पत्थर तो छोड़ दिए उसने वहीं पे पर्वत पदीय क्षेत्रों में, उसके बाद जब मिट्टी या छोटे छोटे कण होते हैं उनको रास्ते में जमा करती हुई जाती है, और उस क्षेत्र में एक मैदान रूपी एक भाग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं अपन संप्राय मैदान। तो ऑप्शन ए में है, सबसे पहले बनेगी क्या, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका के बारे में मैंने बताया था, कठोर चट्टानी कारण जहां पर जल उछल उछल कर आगे बढ़ता है उसे तो कहते हैं क्षिप्रिका। और जब पर्वत से जल एक साथ नीचे गिरता है उसे कहते हैं अपन जलप्रपात। और जलप्रपात के बाद जब जल पर्वतों से नीचे यानी मैदानी क्षेत्रों में गिरता है, पर्वत पदीय क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थरों का जब जमाव जल कर देता है, तो उसे कहते हैं अपन जलोढ़। और इसके बाद जब नदी अपने साथ लाए हुए तलछट को समतल भाग में जमा कर देती है, उसे अपन कहते हैं संप्राय मैदान। संप्राय मैदान, यानी कि ये है आपका ए ऑप्शन राइट। क्षिप्रिका बनेगी, उसके बाद जलप्रपात बनेगा, उसके बाद जलोढ़ बनेगा, फिर बनेगा संप्राय मैदान। नेक्स्ट, पर्वतीय अपवाह सामान्यतः होता है परवर्ती। ठीक है, परवर्ती अपवाह। देखो ये नदी अपवाह तंत्र के कुछ प्रकार हैं। अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, आरोपित, अध्यारोपित, ये नदी के ढाल के अनुसार कुछ प्रवाह के रूप में हमने बांटा है। तो ये है परवर्ती प्रवाह की बात कर रहा है, यानी परवर्ती अपवाह सामान्यतः किस प्रकार का होता है। देखो अनुवर्ती अपवाह जो होता है, अनुवर्ती, और बात करेंगे हम अनुवर्ती दे रखा है और परवर्ती की। देखो अनुवर्ती अपवाह जो होता है, जब नदी ढाल के अनुसार बहती है, जब नदी ढाल के अनुसार बहती है, ढाल के अनुसार बहती है, ठीक है, उसे तो कहेंगे हम अनुवर्ती अपवाह। और जब नदी ढाल के विपरीत बहती है,
उसे कहेंगे हम परवर्ती अपवाह। कई प्रकार के अपवाह हैं जिनको हम जब डिटेल्ड क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करवाएंगे। तो पर अनुवर्ती अपवाह तो उसे कहते हैं जब नदी अपने ढाल के अनुसार बहती है, और परवर्ती अपवाह उसे कहते हैं जब नदी ढाल के विपरीत बहती है। ठीक है, अब देखते हैं आपके ऑप्शन में परवर्ती अपवाह सामान्यतः क्या होता है। अनुवर्ती अपवाह के अनुरूप बहती है, यदि अनुवर्ती अपवाह के अनुरूप बहती तो अनुवर्ती प्रकार का अपवाह होता। अनुवर्ती अपवाह के विपरीत, अनुवर्ती अपवाह के विपरीत बहती है, उसी को अपन कहते हैं परवर्ती अपवाह। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। परवर्ती अपवाह किस प्रकार का अपवाह है? अनुवर्ती अपवाह के जो विपरीत नदी बहती है उसे हम परवर्ती अपवाह कहते हैं। ऑप्शन बी। है शुष्क प्रदेशों में पर्वतपदीय ढलवा निक्षेपित बालू कहलाती है। पर्वत शुष्क प्रदेशों में, ठीक है, शुष्क प्रदेशों में जब नदी पर्वतपदीय मार्ग में जब निक्षेपों का जमाव करती है, निक्षेपों का जमाव यानी निक्षेपित बालू का या छोटे छोटे जो कणों वाली मिट्टी होती है जिसमें बालू होते हैं, उसका निक्षेपण जो करती है उसे हम क्या कहते हैं? देखो शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों में नदी इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे निक्षेपित बालू के कण हैं ये, ठीक है, इसका जब जमाव कर देती है तो उसे हम कहते हैं बजादा। बजादा है ये। हम्मादा मैंने बताया था आपको, चट्टानी या कठोर मरुस्थल जो होता है उसे हम्मादा कहते हैं। और पेडिमेंट जो होता है, पेडिमेंट बजादा के निचले भाग को अपन पेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बजादा के बारे में बात की कि शुष्क प्रदेशों में पर्वतपदीय ढलुआ मार्ग पर नदी द्वारा निक्षेपित जो बालू होती है उसे अपन कहते हैं बजादा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देखो नदी दी हुई है और उनके डेल्टा का प्रकार दिया हुआ है। देखो डेल्टा किसे कहते हैं, एक बार इस पे बात करते हैं अपन। डेल्टा जब नदी समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ जो तलछट या अपरदित अवशिष्ट बहाकर लाती है उसे जमा कर देती है। नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाई हुई अपशिष्ट पदार्थों को जमा कर देती है, उस क्षेत्र को अपन कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताया था हेरोडोटस ने, और उन्होंने ही नील नदी के डेल्टा को डेल्टा के बारे में हमको जानकारी दी और उसका विस्तृत अध्ययन भी किया था। ठीक है, और नील नदी को मिस्र का वरदान भी हेरोडोटस ने ही कहा था। हेरोडोटस को बारे में अपन डिस्कस करेंगे आपके भौगोलिक चिंतन वाले टॉपिक में। अब देखते हैं कौन सी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी, देखो मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है अमेरिका में बहती है, और ये एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। किस प्रकार के डेल्टा का? पक्षी पंजाकार डेल्टा होता है। जैसे ये नदी है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार कई शाखाओं में बढ़ जाती है मिसिसिपी। और ऐसा लगता है कि इसने जो डेल्टा बनाया है वो पक्षी के पंजे के समान है, इसलिए इसे पक्षी पंजा का डेल्टा भी कहते हैं। तो मिसिसिपी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? पक्षी पंजाकार डेल्टा का। गंगा नदी की यदि बात करें तो गंगा नदी आपके चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। किस प्रकार के? गंगा नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है डेल्टा, एक होता है ज्वार नदमुख। देखो डेल्टा और एक होता है ज्वार नदमुख।
देखो डेल्टा तो हम उसे कहते हैं जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने तलछट को जमा कर देती है। नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने अवशिष्ट को जमा कर देती है तब समुद्र में गिरती है। ठीक है, डेल्टा कैसे कहते हैं? जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने अपशिष्ट को जमा कर देती है, उस क्षेत्र को अपन डेल्टा कहते हैं। और ज्वार नदों की यदि बात करें तो ये सीधे समुद्र में गिरती है। सीधे समुद्र में गिरती है। देखो डेल्टा तो हो गया जब नदी समुद्र में गिरने से पहले तलछट को जमा करती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन ज्वार नदमुख किसे कहते हैं? जब नदी समुद्र में सीधे गिरती है, यानी कि ऐसी नदियां जो अपने साथ तलछट बहाकर नहीं लाती हैं, यानी कि वो अब उन्होंने अपना कटाव बंद कर दिया है, उनका जो बेस लेवल है वो समुद्र तल तक पहुंच गया है, वो आगे कटाव अब नहीं कर सकती। इस प्रकार की नदियों द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत की नदियों की अपन बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये हमने बात की डेल्टा और ज्वार नदमुख के बारे में। ठीक है, तो ये ज्वार नदमुख की यदि बात करें तो ये है नर्मदा का ज्वार नदमुख या एस्चुरी, और पीली नदी की बात करें तो ये है परित्यक्त डेल्टा, जो कि आपके चाइना में है। अब देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है 2, ए में है 2, बी में है 1, बी में है 1, सी में है 4, सी में है 4, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी? जब हमने सबसे पहली क्लास ली थी और भौगोलिक विचारकों के बारे में बात की थी हमने, ठीक है, भौगोलिक विचारकों के बारे में बात की, तब हमने पढ़ा था बेस लेवल यानी कि आधार तल। बेस लेवल यानी कि आधार तल, और आधार तल की संकल्पना की यदि बात करें तो ये दी थी किसने? पॉवेल ने। आधार तल की संकल्पना दी थी J.W. पॉवेल ने 1875 में। और आधार तल होता क्या है कि जहाँ पे अपर्दन समाप्त हो जाता है, ठीक है, अपर्दन जहाँ पे समाप्त हो जाता है कि उससे ज़्यादा अपर्दन कोई भी अपर्दन के जो कारक हैं नदी पवन आदि, ये उससे ज़्यादा अपर्दन नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे अपन बेस लेवल या आधार तल। और इसकी संकल्पना की यदि बात करें तो ये J.W. पॉवेल ने हमको या हमके बताया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का निर्माण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता को कहते हैं। देखो नदी अपवाह के बारे में भी हमने बात की थी, परवर्ती और अनुवर्ती नदियों के बारे में। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी नदी घाटी है ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे कारक हैं जिनको हम फिक्स निर्धारित नहीं कर सकते कि ये किस प्रकार की नदी है। देखो अनुवर्ती जो नदी है, अनुवर्ती नदी के बारे में मैंने भी बताया था कि जो ढाल के अनुसार बहती है, ढाल के अनुरूप जो बहती है, उसे तो कहते हैं हम अनुवर्ती नदी। अक्रमवर्ती नदी होती है, इसके बारे में हम निर्धारित नहीं कर सकते, यानी इसका कोई क्रम नहीं है, किस क्रम से नदी बह रही है, और यही है इसका आंसर।
परवर्ती नदी के बाद अभी हमने बात की थी अनुवर्ती और परवर्ती। अनुवर्ती नदी जो ढाल के अनुरूप बहती है, परवर्ती नदी जो ढाल के विपरीत बहती है, ढाल के विपरीत बहती है, उसे कहते हैं परवर्ती। नवानुवर्ती की यदि बात करें तो ऐसी एक सहायक नदी होती है, ऐसी एक सहायक नदी होती है जो नदी के जो मुख्य नदी के ढाल के अनुसार बहती हुई नदी में मिलती है, उसे अपन कहते हैं नवानुवर्ती नदी। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर, एक्रमवर्ती नदी, जिसको हम किसी भी कारकों के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते कि ये किस प्रकार का अपवाह तंत्र है। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम क्या है? देखो क्या होता है तल स्तरीय नकारात्मक गतियां। यदि समुद्र तल में कोई परिवर्तन हो जाए, यदि समुद्र तल में कोई परिवर्तन हो जाए, जैसे कि कुछ नदियां हैं, हम बात करें नर्मदा और ताप्ती की, नर्मदा और ताप्ती, देखो इन्होंने इतना अपने तल का कटाव कर लिया है कि ये अब आगे कटाव नहीं कर सकती, क्योंकि इनका बेस लेवल जो है, आधार तल जो है वो समुद्र तल से मिलता है, और समुद्र तल से यदि मिल रहा है तो ये आगे कटाव नहीं करेंगी, क्योंकि इनका जो कटाव होता है वो बेस लेवल तक होता है, उसके आगे नदियों में कटाव करने की क्षमता नहीं होती है। अब नकारात्मक की यदि बात करें कि ऐसा हो जाए कि समुद्र तल में परिवर्तन हो जाए, या तो समुद्र तल ऊपर उठ जाए, ठीक है, या समुद्र तल और नीचे चला जाए। जब समुद्र तल और नीचे, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक परिवर्तन तो वो होता है यदि समुद्र तल ऊपर उठ जाए, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा समुद्र तल तो दोबारा से कटाव नहीं कर सकती नदियां। यदि समुद्र तल नीचे चला जाएगा तो नदियां दोबारा से कटाव करना प्रारंभ करती हैं, और उस अवस्था को अपन कहते हैं पुनर्यौवन। पुनर्यौवन उस अवस्था को अपन कहते हैं। देखो जब नदियां समुद्र तल में परिवर्तन के कारण, समुद्र तल में परिवर्तन के कारण दोबारा से कटाव करना प्रारंभ कर दें, उसे अपन कहेंगे पुनर्यौवन। और इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पुनर्यौवन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। सन्निकर्षण की यदि बात करें तो सन्निकर्षण में मैंने आपको पवन वाले में बताया था कि जब जैसे जल नदियाँ जा रही है और अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर ले जा रही है, और उन कंकड़ पत्थरों में आपस में घर्षण के कारण जब उनमें कटाव या अपर्दन होता है उनका, तो उसे अपन कहते हैं सन्निकर्षण। इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट, अपर्दन का सामान्य चक्र खाली जगह से संबद्ध है, यानी अपर्दन का सामान्य चक्र जो है जिसको डेविस ने दिया था, ठीक है, अपर्दन के सामान्य चक्र की यदि बात करें, इसका प्रतिपादन डेविस महोदय ने किया था। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध नदी अपर्दन से है। देखो अपर्दन से संबंधित सभी हैं। हेमनदी द्वारा भी अपर्दन होता है, नदियों द्वारा भी अपर्दन होता है, पवन द्वारा भी अपर्दन होता है, समुद्र द्वारा भी समुद्री जल द्वारा भी अपर्दन होता है, और एक होता है भूमिगत जल। ये अपर्दन के 5 कारक हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख देता हूं। अपर्दन के 5 कारक, ठीक है।
ये सभी अपर्दन सबके द्वारा होता है, लेकिन सर्वाधिक अपर्दन की हम बात करें तो सर्वाधिक अपर्दन नदी द्वारा होता है। इसलिए जो अपर्दन का सामान्य चक्र है उसे हम नदी से संबंधित रखते हैं। सर्वाधिक अपर्दन होता है नदी अपर्दन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो रिया किसका उदाहरण है, अगला क्वेश्चन है रिया किसका उदाहरण है। ये देखो तट के कुछ प्रकार हैं, समुद्री तट जो होते हैं उनके कुछ प्रकार हैं। तो इसमें आप बात कर रहा है रिया तट किस प्रकार का है। तो रिया तट जो होता है निमग्न ऊपरी भूमि तट होता है। देखो निमग्न मैंने आपको तटों के बारे में बताया है कि जो समुद्र तलीय भाग होता है ऊपर चला जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं, नीचे जो चला जाता है उसे निमज्जन कहते हैं। उसी प्रकार तटों के कुछ प्रकार हैं, जैसे रिया तट है, फियोर्ड तट है। ऐसे ही ये रिया तट है जो कि निमग्न ऊपरी भूमि का ऊपर की जो तटीय भाग था पहले वो किसी नवोन्मेष के कारण समुद्री तल में या समुद्री जल में जलमग्न हो गया है, उसे हम निमग्न ऊपर भूमि तट कहते हैं या रिया तट कहते हैं। नेक्स्ट, भूस्खलन निम्न में से किसके संयुक्त प्रयास द्वारा होता है। यानी भूस्खलन, भूस्खलन के बारे में आप जानते हैं कि भूस्खलन जब पर्वतों से मलबा एक साथ धरातल की तरफ आता है, पर्वतों से मलबा एक साथ धरातल की तरफ आता है तीव्र गति से, तो उसे अपन कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन की जो स्थिति है ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। इसका संयुक्त कारण यानी कि मुख्य कारण क्या है, संयुक्त प्रयास यानी किस किस के संयोग से ये होता है, यानी कौन सी चीजें मिलकर भूस्खलन को करने में सहायक होती हैं। पहला है अपक्षय एवं वर्षा। अपक्षय भारी वर्षा और अपक्षय और वर्षा दोनों हैं। देखो पर्वतीय क्षेत्रों में जब अपक्षय भी देखो दो प्रकार होते हैं अपक्षय के, अपर्दन और अनाच्छादन। इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं अपक्षय। एक तो अपक्षय हो गया यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब अपर्दन होता है एक तो वो, और फिर भारी वर्षा यानी कि अपर्दन हो गया यानी कि मिट्टी अपने जो प्रारंभिक अवस्था में थी उस अवस्था को उसने त्याग कर अब मुलायम अवस्था में आ गई यानी कि ढीली पड़ गई। अब उस पर हो गई वर्षा, तो ढीली मिट्टी वर्षा के पानी के साथ या वर्षा के जल के साथ बहाव होगा उसका और एक साथ नीचे आएगी। तो ये दोनों कारक जो हैं भूस्खलन में सहयोगी हैं। आगे बात करते हैं अपक्षय, भारी वर्षा और गुरुत्व। तो हाँ, गुरुत्वाकर्षण भी इसका प्रमुख कारण है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति बनती है तो उसकी गति में जो सहायक होती है, यानी कि वर्षा हो गई, अपर्दन हो गया, वर्षा हो गई, अपर्दन के द्वारा जो अपर्दित मिट्टी है उसको वर्षा का जल नीचे लेकर आएगा, और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसकी गति में सहायक होगा। इसलिए ये तीनों सही हैं, अपक्षय, भारी वर्षा और गुरुत्व, जो कि भूस्खलन में संयुक्त प्रयास का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है वी आकार की घाटी में वह स्थलाकृति जिसमें एकांतरित कठोर एवं मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होती हैं कहलाती हैं। वी आकार की घाटी में वह स्थलाकृति जिसमें एकांतरित कठोर चट्टान एवं मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होती हैं तो क्या कहलाती हैं। देखो यह है आपकी वी आकार की घाटी। तो इसमें कुछ चट्टानें कठोर हैं, कुछ मुलायम हैं, ठीक है। देखो ये हैं कठोर चट्टान जिसको मैं डार्क कर रहा हूं।
ठीक है। और ये थोड़ी आगे तक हैं कठोर जो चट्टान है, क्योंकि इनका अपरदन ज़्यादा नहीं हो पाया है। इस प्रकार से कुछ कठोर चट्टान है वी आकारी घाटी में और कुछ है मुलायम चट्टान। ये आपकी कठोर चट्टान है जो डार्क हैं और ये आपकी मुलायम चट्टान है। तो इस प्रकार से देखो वी आकार की घाटी में कुछ सीढ़ी नुमा देखो यहाँ कटाव हो गया, यहाँ कटाव नहीं हो, यहाँ कटाव हो गया, यहाँ ऐसे, यहाँ कटाव हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ कटाव हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ कटाव नहीं हुआ और ऐसे। तो एक संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, यानी संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है जब वी आकार की घाटी में कठोर और मुलायम चट्टानों का समावेश पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब है जलोढ़ पंख बनता है। देखो जलोढ़ पंख होता क्या है, मैंने आपको बताया है जब पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदी जब पहाड़ों से या पर्वतों से मैदानी क्षेत्रों में नीचे आती है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है उसे पर्वत पदीय क्षेत्रों में उसको जमा कर देती है। नदी पर्वतों से अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है उसे पर्वत पदीय क्षेत्र में जमा कर देती है। उस स्थान पर जो आकृति बनती है उसे अपन जलोढ़ पंख कहते हैं। ये पूछ रहा है जलोढ़ पंख कहाँ बनते हैं, तो गिरपदीय क्षेत्रों में यानी कि पर्वत पदीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नदी विसर्प है, यानी कि नदी विसर्प क्या है। जब देखो नदी बहती है तो कभी कभी क्या होता है, नदी की जीर्णावस्था में, नदी की जीर्णावस्था में नदी लहरनुमा बहाव होता है उसका, नदी का लहरनुमा बहाव, नदी का लहरनुमा बहाव क्या कहलाता है, नदी विसर्प। यानी कि सर्प की तरह जब नदी लटाकर चलने लगती है, ये इसकी जीर्णावस्था की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नदी के वेग में कमी होती है और तलछट का ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी तलछट ज़्यादा होती है और नदी वेग में कमी होती है, इसलिए ये लहरनुमा आकृति में बहने लगती है, जिसे अपन कहते हैं नदी विसर्प। पृथ्वी के सदृश तरंगों का उत्पन्न होना, नदी वेदिकाओं में मोड़, मैदानी भागों में नदी पथ, चट्टानों के पक्ष के कारण। तो नदी वाहिका में जो मोड़ आते हैं उनको अपन कहते हैं नदी विसर्प। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है चाप झील है। चाप झील बोल लो या गोखुर झील बोल लो, इसको गोखुर झील भी कहते हैं। चाप झील या गोखुर झील, गोखुर या ऑक्सबो झील भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सबो झील क्या है, देखो जब नदी, अभी मैंने बताया था नदी में जब विसर्प पड़ जाते हैं ऐसे, जैसे नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, ऐसे, और नदी अपने जब तलछट को जमा करती है, तो जैसे नदी यहाँ बह रही, यहाँ से बह रही है और धीरे धीरे यहाँ तलछट जमा होना स्टार्ट हो गया, इसका तलछट बनना स्टार्ट हो गया और एक ऐसी स्थिति आती है कि नदी यहाँ से सीधी ऐसे बहना स्टार्ट कर देती है, ऐसे बहना स्टार्ट कर देती है और इस क्षेत्र में नहीं बहती है, इस क्षेत्र में नहीं बहती है और सीधी बहना स्टार्ट कर देती है और इस क्षेत्र में क्या है, जल भर जाता है और इस क्षेत्र में जो झील का निर्माण, स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे अपन ऑक्सबो झील या चाप झील कह देते हैं। यह है आपकी चाप झील। ऑप्शन अब देखते हैं, प्रत्यक्ष नदी विसर्प होता है, हाँ प्रत्यक्ष नदी विसर्प है क्योंकि यहाँ पहले बह रही थी अब नहीं बह रही, तो
परित्यक्त नदी विसर्ग जो है आपका चाप झील, छाड़न झील, ऑक्सफो झील, गोखुर झील, सब इसी के नाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जलधारा के समानांतर जलोढ़ भूमि का समतल तल कहलाता है। जलधारा के समानांतर जलोढ़ भूमि का समतल तल, जलधारा के समानांतर की बात कर रहा है, यानी कि नदी के समानांतर जब जलोढ़ भूमि का समतल तल होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बाढ़ का मैदान। देखो नदी बह रही है, इस तरह से नदी बह रही है और इसके समानांतर जब ये अपने तलछट को जमा करती हुई जाती है ऐसे, तो इस क्षेत्र को हम बाढ़ का मैदान यहाँ से मेन नदी बह रही है, ठीक है, और वर्ष में आपको पता है नदी में एक बार बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ के समय इस क्षेत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ या अपन मिट्टी कह सकते हैं, नई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी को जमा कर देती है, तो इस क्षेत्र को अपन कहते हैं बाढ़ का मैदान। यह है आपका मैदान, मैदान, और यह है आपकी नदी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि अपर्दन के जो अपर्दन में जो क्रियाएं होती हैं उनको क्रम से जमाना है, यानी कि सबसे पहले अपर्दन होता है या निक्षेपण होता है या अपक्षय होता है या परिवहन होता है, इन चारों को हमें क्रम से जमाना है। तो पहला है अपर्दन, तो सबसे अपर्दन और निक्षेपण तो नहीं होता है, और अपक्षय, देखो अपक्षय के ही दोनों रूप हैं, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं क्या? अपक्षय। तो अपक्षय आएगा पहले नंबर पे, अपक्षय। उसके बाद होता है अपर्दन, अपक्षय के बाद अपर्दन स्टार्ट होता है। अपर्दन होता क्या है? जैसे देखो जब मिट्टी है या कोई स्थलाकृति है, उसकी ऊपरी परत का कटाव हो जाता है, मिट्टी का ऊपरी परत हो या किसी स्थलाकृति या समतल भूभाग के ऊपर जब मिट्टी का कटाव स्टार्ट हो जाता है उसे अपन अपर्दन कहते हैं। तो ये दो पे आ जाएगी। निक्षेपण की यदि बात करें, मिट्टी का अपर्दन या कटाव हो गया, फिर जो कारक हैं यानी कि जल है, बहता हुआ जल है या वायु है या हिमानी है, उसके द्वारा उस कटे हुए तलछट को अपने साथ बहाकर ले जाकर किसी अन्य जगह पर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मिट्टी का कटाव इस जगह पे हो गया, अब यहाँ से नदी द्वारा या हवा द्वारा अपने साथ इसको बहाकर ले जाया गया और किसी अन्य जगह पर जाकर इसको जमा कर दिया गया, उसे अपन कहते हैं निक्षेपण। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। बचा परिवहन, वो होगा आपका 4 नंबर पे। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो 2 3 1 4 यानी कि बी सी ए डी, बी सी ए डी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि परिवहन पहले होगा, निक्षेपण बाद में होगा। तो यहाँ पे होगा 3 और 4। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी, सॉरी यहाँ पे होगा ए बी डी और सी, बी डी ए सी ऑप्शन में ही नहीं है। तो अपर्दन के बाद निक्षेपण देखो, ए अपक्षय हो गया ए, अपर्दन बी, यानी कि सी ए बी डी, सी ए बी डी है क्या? सी ए डी बी, ये है सी ए डी बी। सी पहले सी होगा अपर्दन, अपक्षय सही है, फिर होगा उसके बाद अपर्दन होगा, ए सही है, उसके बाद होगा डी यानी कि निक्षेपण, फिर परिवहन, पहले परिवहन फिर निक्षेपण, ऑप्शन डी सही है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा है? मैंने पंजा डेल्टा के बारे में अभी आपको बताया है कि जब नदी समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये नदी आ रही है देखो, और ये आपका समुद्र है,
ये यहाँ गिरने से पहले कई शाखाओं में इस प्रकार से बट जाती है और जब समुद्र में गिरती है इसे कहते हैं पक्षी पंजाकार डेल्टा, पक्षी पंजाकार डेल्टा, क्योंकि ये पक्षी के पंजे के समान दिखाई देता है। और ये इसका निर्माण करती है यूएसए में बहने वाली मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित होने की संभावना है, यानी कि घाटी जो नदी द्वारा निर्मित घाटी होती है उसके किस भाग में गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है। गुम्फित मार्ग का मतलब यह है कि ऊपर से नदी दिखाई ना दे, यानी कि अंदर ही नदी बहे। तो इसका ज़्यादातर होता है कि जब नदी पर्वतों से नीचे उतरती है तो पर्वत पदीय क्षेत्रों में अपने साथ कंकड़ पत्थर या तलछट जो बहा कर लाती है उसे जमा कर देती है। तो उसमें जब नदी अंदर जाती है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, तो उसके बाद में नदी दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर कंकड़ पत्थर रहते हैं तो नदी उनके नीचे से होकर बहती है। तो उस क्षेत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन है तरुणावस्था में तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, जी नहीं। गिरिपाद क्षेत्र में जहां तलछट के विशाल टुकड़ों को निक्षेपित होने की संभावना है। तो यही मैंने आपको भी बताया था कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है मैदानी क्षेत्रों में तो अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है उनको पहले पदीय क्षेत्रों में जमा कर देती है और आगे बढ़ती है। उन पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदी का जो जल होता है वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन गुम्फित जलमार्ग। और ये कहाँ पे संभावना सर्वाधिक होती है, गिरपात क्षेत्रों में, जहाँ तलछट के विशाल टुकड़े के निक्षेपित होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार का डेल्टा यांगटीसी बनाती है, यानी कि यांगटीसी जो नदी है वो किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। डेल्टा के प्रकार हमने दो तीन तो अभी देखे कि चापाकार डेल्टा, पक्षी पंजाकार डेल्टा, एक होता है ज्वार नदमुख डेल्टा होता है, एक होता है रुंडेड डेल्टा होता है, एक होता है अवरोधित डेल्टा होता है, एक होता है गतिशील डेल्टा होता है, एक पालीयुक्त डेल्टा होता है। इन डेल्टा के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हमारी डिटेल्ड क्लास स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे यांगटीसी क्यांग जो नदी है वो प्रगतिशील डेल्टा का निर्माण करती है। प्रगतिशील डेल्टा से मतलब है वो अपने डेल्टा में वृद्धि कर रही है, यानी कि डेल्टा जो उसका है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आज भी। तो यांगटीसी नदी किस प्रकार के डेल्टा को बनाती है, प्रगतिशील डेल्टा को। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पंजा डेल्टा का सही उदाहरण है। तो पक्षी पंजा डेल्टा के बारे में हमने कई बार अभी डिस्कस किया है, क्योंकि शायद 2 से 3 क्वेश्चन इस बारे में हमें देखने को मिले हैं। अगला है, अब देखो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो शायद ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया होगा। ठीक है, जब 3-4 बार क्वेश्चन मिल रहा है तो वो कई परीक्षाओं में पूछा गया होगा, क्योंकि जब टाइपिंग होती है तो उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पेपर से ये उठाया, इस पेपर से ये उठाया। तो ये कई पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है तो हमको ध्यान रखना है। और कई बार पूछा भी जाता है कि पक्षी पंजाकार जो डेल्टा होता है वो किस नदी द्वारा निर्मित है, या मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो पक्षी पंजाकार डेल्टा के बारे में बात कर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है उसे हम पक्षी पंजाकार डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नदी के मार्ग में खाली जगह की उपस्थिति की नेक पॉइंट की पहचान की जा सकती है, यानी कि नेक पॉइंट के बारे में मैंने बताया था। जब नदी पर्वतपदीय क्षेत्रों से, पर्वतों से नीचे उतरती है तो कहीं कहीं कठोर चट्टानें होती हैं। मुलायम चट्टानों का कटाव तो नदी द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन जब कठोर चट्टानें का कटाव नहीं हो पाता है तो नदी जल वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उछल उछल के गति कर रहा हो। जैसे कि देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ कठोर चट्टानें हैं रास्ते में। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, जब नदी जल
नदी जल ऊपर से आ रहा है, देखो इस तरह से, तो यहाँ कठोर चट्टान मिली तो यहाँ से ऐसे करके इधर आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे आएगा, फिर आएगा आगे, फिर ऐसे करके इधर आएगा, फिर आगे ऐसे करके इधर आएगा। तो जहाँ पर कठोर चट्टान है, मार्ग में कठोर चट्टान यदि आ रही है जल के में, तो वो ऐसे उछल उछल कर गति करके आगे जाएगा, और उस क्षेत्र को अपन नेक पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेक पॉइंट। यानी कि ये बात कर रहा है नदी के मार्ग क्या होना चाहिए, कठोर चट्टानें यदि आ रही हैं तो नेक पॉइंट की पहचान की जा सकती है वहां पे। तो नेक पॉइंट कठोर चट्टान, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण बहुचक्रीय भूदृश्य का नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो स्थलाकृति ये दी हुई है ये बहुचक्रीय भूदृश्य की नहीं है। बहुचक्रीय भूदृश्य के बारे में मैंने बताया था कि जब स्थलाकृति नवोन्मेष में आती है, यानी कि नवोन्मेष जब हो जाता है या सागर तल में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद नदी जब दोबारा से अपरदन स्टार्ट करती है, तब जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं बहुचक्रीय स्थलाकृति। तो नेक पॉइंट, तो नेक पॉइंट के बारे में अभी हमने देखा था कि नदी के क्षेत्र में जब कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो उसे हम नेक पॉइंट कहते हैं। तो नेक पॉइंट हो गया, तो ये नहीं है बात कर रहा है, तो नेक पॉइंट इसका उदाहरण है। प्लेन की यदि बात करें, पैडी प्लेन जब नदी कटाव समाप्त हो जाता है, नदी कटाव जब समाप्त हो जाएगा तो एक समतल भूमि हमें दिखाई देगी, तो उसे हम कहेंगे पैडी प्लेन। उत्थित संप्राय मैदान की बात करें तो उत्थित संप्राय मैदान नदी नवोन्मेष के द्वारा इसका निर्माण होता है। देखो ये पैडी प्लेन नहीं है और ये है। अधःकर्तन विसर्प की यदि बात करें तो जब नदी वेदिका में या नदी के बहाव क्षेत्र में एक विसर्प का निर्माण हो गया, उसके अंदर दूसरा विसर्प, यानी कि विसर्प के अंदर विसर्प का निर्माण जब हो रहा है तो उसे अधःकर्तन विसर्प। जैसे नदी, देखो ये नदी बह रही है, ठीक है, इसे हम नदी विसर्प कह सकते हैं। एक विसर्प ये हो गया, इसके अंदर भी यदि कोई विसर्प बन रहा है, जैसे देखो ये नदी बह रही है, और इसके अंदर भी एक विसर्प अलग से बन गया नदी का, जिसको जो कि नवोन्मेष के कारण बना है। ये है नदी वेदिका, और इसके अंदर एक नदी विसर्प और बन गया, और ये भी नदी वेदिका कह सकते हैं। यानी कि विसर्प के अंदर विसर्प, नदी विसर्प के अंदर, विसर्प के अंदर अन्य विसर्प जब बन जाता है, उसे कहते हैं अपन अधःकर्तित विसर्प। नेक पॉइंट हो गया, उत्थित संप्राय मैदान हो गया, अधःकर्तित विसर्प हो गया। और पैडी प्लेन जो है, पैडी प्लेन नदी के अपर्दन की आखिरी स्टेज है, जब सभी भूभाग का अपर्दन नदी द्वारा कर दिया जाता है तो एक समतल मैदान दिखाई देता है, उसे अपन कहते हैं पैडी प्लेन। और पैडी प्लेन एक इस भूचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जलीय चक्र में नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। नदी चक्र जो होता है उसमें नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि इनमें से किस, एक तो सतत उत्थान द्वारा, यह है सतत उत्थान, ठीक है, सतत उत्थान द्वारा होता है नदी वेदिकाओं का निर्माण। एक है भ्रंशन द्वारा होता है, एक अंतरायिक उत्थान द्वारा होता है, एक त्वरित गुम्बदीय उत्थान द्वारा होता है। नदी वेदिकाओं का निर्माण जो होता है उसके नदी के अंदर जो आंतरिक उत्थान होते हैं, नदी के अंदर वेदिका के अंदर जो वेदिका का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अपर्दन चक्र में बाधा को कहा जाता है। अपर्दन चक्र में जो बाधा आती है उसे अपन क्या कहते हैं? मैंने भी बताया था, जैसे नदी बह रही है, तो जब पुनर्यौवन नदी का आता है, पुनर्यौवन,
पुनर्यौवन से मतलब क्या है कि नदी बहती हुई समुद्र में गिर रही है, अपनी जीर्णावस्था में है, यानी कि अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी है, आगे वो कटाव नहीं कर रही है नदी, और उसके बाद यदि समुद्र तल में परिवर्तन हो जाए, समुद्र तल में धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन होता है, दो प्रकार का परिवर्तन होता है, उनमें से यदि समुद्र तल में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाए यानी समुद्र तल नीचे चला जाए, तो फिर नदी अपना दोबारा से कटाव प्रारंभ करती है, और उसी को हम अपन कहते हैं पुनर्यौवन या नवोन्मेष। नवोन्मेष नदी अपर्दन चक्र में बाधा को हम नवोन्मेष कहते हैं। नदी अपर्दन चक्र में बाधा हो गई कि समुद्र तल में परिवर्तन हो गया तो या तो नदी दोबारा से अपर्दन प्रारंभ करेगी, या ऊपर चला गया तो उसमें यह एक अवरोध आ गया, तो अपर्दन चक्र में बाधा को क्या कहते हैं अपन? नवोन्मेष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है, निम्न भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की देखो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नदी अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी है, यानी कि अब आगे कटाव नहीं कर सकती, और कटाव नहीं कर सकती तो अपने साथ तलछट बहाकर नहीं ले जाएगी, और तलछट बहाकर नहीं ले जाएगी तो समुद्र में गिरने से पहले वो जमाव, कुछ अपशिष्ट का जमाव नहीं करेगी, तो उसे अपन कहेंगे ज्वार नदमुख या एस्चुरी। और डेल्टा की यदि बात करें तो डेल्टा के बारे में मैंने बताया है कि नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अपशिष्ट का जमाव समुद्र में गिरने से पहले करती है, उस क्षेत्र को अपन डेल्टा कहते हैं। और जो नदी समुद्र में बिना डेल्टा का निर्माण किए सीधे समुद्र में गिरती है उसे अपन एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। तो कौन कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है। ताप्ती जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं भारत की, और अरब सागर में ये गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ताप्ती नदी का निर्माण नहीं, सॉरी, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये बनाती हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भूआकृति दी हुई हैं और इनके निर्माण के एजेंट, निर्माण के कारक हमको दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं, पहला है भ्रंश। तो भ्रंश का निर्माण किससे होता है? मैंने जो लास्ट क्लास हुई हैं उनमें बताया है भ्रंश यानी भूसंचलन और भूसंतुलन के बारे में। तो भूसंचलन के कारण भ्रंशन और बलन का निर्माण होता है। भूसंचलन के कारण किसका निर्माण होता है? बलन और भ्रंशन। बलन किसे कहते हैं? जब दो एक भ्रंश किनारे जब बलन लगता है या आंतरिक बल लगता है, तो जब बलन पड़ जाते हैं यानी कि आमने सामने कोई बल कार्य करता है उसे बलन कहते हैं, और जब विपरीत दिशाओं में बल कार्य करता है तो उसे भ्रंशन कहते हैं। तो भ्रंश किससे होता है? भूसंचलन से होगा। बाढ़ के मैदान की यदि बात करें तो बाढ़ का मैदान किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा बनता है। प्रवाल भित्ति की यदि बात करें तो प्रवाल भित्ति एक जैविक क्रिया है। और मोरेंस की यदि बात करें, मोरेंस की यदि बात करें तो हिमानी, मोरेंस नहीं है, टॉरेंस है। ठीक है, टॉलस, इसका निर्माण होता है किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। तो पहले में 4, तो पहले में 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंश का निर्माण भूसंचलन से होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है, प्रवाल भित्ति जैविक क्रिया है, और टॉलस का है हिमानी क्रिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यानी कि डेल्टा है, जलोढ़ पंख है, बरखान है, हिमोड़ है और बाढ़ का मैदान है। यानी इनमें से
किसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। अब देखो डेल्टा का निर्माण, डेल्टा के बारे में मैंने बताया है, नदी जब समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए हुए तलछट या अवशिष्ट को जमाव करती है पहले और फिर समुद्र में अंदर प्रवेश करती है। तो नदी, डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका पहला ही, यानी कि नदी मुख में पाए जाने वाला निक्षेप जो होता है, यानी नदी डेल्टा में नदी मुख पर जो निक्षेप पाया जाता है, समुद्र में गिरने से पहले नदी जिस पदार्थों का निक्षेपण करती है उसे अपन डेल्टा कहते हैं। जलोढ़ पंख की यदि बात करें तो जलोढ़ पंख भी गिरपतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। मैंने बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों से नदी जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए गए कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को पर्वतपतीय क्षेत्रों में जमा कर देती है, जिसे अपन जलोढ़ पंख कहते हैं। बरखान की यदि बात करें तो बरखान मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे चंद्राकार मिट्टी के टीले होते हैं, उन्हें हम बरखान कहते हैं। ये भी तीसरा ही है। हेमोड की यदि बात करें, हिमनदी द्वारा जो निक्षेप जमा किया जाता है, हिमनदी द्वारा जो अपर्दन करके अपने साथ मलबा या निक्षेपित पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ लाया जाता है, उसे अपन हिमोड़ कहते हैं। अब बाढ़ के मैदान की यदि बात करें तो ये लास्ट बचा ही है, घाटी पृष्ठ पर उत्पन्न निक्षेप होता है, ये बाढ़ का मैदान होता है। यानी घाटी, नदी घाटी के बाहर बाढ़ के समय जो मिट्टी जमा की जाती है उसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जी, इसमें 28 इतने ही क्वेश्चन हैं। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने डिस्कस किया। इनका जो डिटेल डिस्कस करेंगे तो हम सारी स्थलाकृतियों के बारे में आपसे बात करेंगे। 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं नदियां, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दन से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, दूसरा उसके निक्षेपण से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनको हम अलग से और एक साथ डिस्कस करेंगे डिटेल्ड क्लासों में। तो आने वाली क्लासें जो होंगी अपनी, फिजिकल के 1 2 टॉपिक और शायद बचे हैं भौतिक भूगोल के, वो हम कवर करेंगे। एक तो हिमानी वाला बचा है और एक और होगा शायद। उसके बाद फिर हम क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान में हम इंटर करेंगे, तो जलवायु विज्ञान के टॉपिकों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और आपको ये उपयोगी लग रहा होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, यानी कि शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट और बाकी जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित पीजीटी यानी कि लेक्चरर लेवल की जितनी भी वैकेंसी हैं, उन सभी में ये क्लास काम आएंगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। और ये सारी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सारे टॉपिकों की क्लास आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।